नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कई नेताओं की घर वापसी तो हुई है। साथ ही ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कई और बीजेपी नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी विधायक सौमेन रॉय की टीएमसी में वापसी के कुछ दिनों बाद अब टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने दावा किया है कि आने वाले समय में कुछ और बीजेपी विधायक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ काम करने की इच्छा रखने वाले 24 विधायक उनके संपर्क में हैं और ऐसे विधायकों और नेताओं की लंबी कतार है जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। बता दें कि इसी साल जून में खुद मुकुल रॉय ने भी बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में वापसी की थी। वे 4 साल पहले टीएमसी से बीजेपी में गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने एक बार फिर से ममता बनर्जी की अगुवाई को स्वीकार किया था। बीते 4 हफ्तों में सौमेन रॉय, विश्वजीत दास और तन्मय घोष समेत 4 बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि इन सभी को मुकुल रॉय का करीबी माना जाता है और ये सब 2021 विधानसभा चुनाव से पहले मुकुल रॉय के कारण ही बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि सौमेन रॉय ने बीते हफ्ते ही पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली थी। इससे पहले 30 अगस्त को बिष्णुपुर से विधायक तन्मय घोष टीएमसी में वापस आए थे। इसके अगले ही दिन नॉर्थ 24 परगना जिले के बागड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक विश्वजीत दास ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया था। सौमेन रॉय को टीएमसी में शामिल होने के बाद बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या घटकर 71 रह गई है। टीएमसी बीजेपी को ये झटके ऐसे वक्त पर दे रही है जब निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इनमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। तो उपचुनाव से पहले जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मुकुल रॉय कह रहे हैं कि बीजेपी के 24 नेता टीएमसी के संपर्क में हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरोना को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। आज भारत में कोरोना के 31,222 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,30,58,843 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 290 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,41,042 पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 42,942 लोग ठीक हुए हैं और अब तक 3,22,24,397 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 3,92,864 एक्टिव मरीज हैं, जो कुल मामलों का 1.19% हैं। वहीं रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.48% हो गया है। तो कोरोना को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से 40,000 के पार मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन कई जगहों पर बरसात आफत बनकर बरस रही है। बात पौड़ी की करें तो पौड़ी में देर रात से ही मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। तापमान 21 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। बारिश के कारण एक बार फिर सड़कें प्रभावित होने की संभावना है, लिहाजा संवेदनशील इलाकों में बारिश के हालात पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। तो जहां एक और बादल बरसने की वजह से मौसम सुहावना हो गया है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, ठंडक बढ़ गई है, दूसरी ओर कई जगहों पर ये बादल आफत बनकर भी बरस रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें भी टूट रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बरसात की वजह से रास्ते
टूट गए थे, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। प्रशासन की चुनौतियां बढ़ जाती हैं और अब इस तरह की दिक्कतें सामने ना आए, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। दरअसल तालिबान पंजशीर में कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन अब एक बार फिर पंजशीर में जंग तेज होने की खबर है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात सैन्य विमानों के जरिए हवाई हमले किए गए हैं। कुछ विदेशी रिपोर्टरों ने पंजशीर के डिप्टी गवर्नर के हवाले से इलाके में भीषण लड़ाई होने का दावा किया है। बता दें कि सोमवार को तालिबान ने यह दावा किया था कि अब पंजशीर पूरी तरह उसके कब्जे में है। पंजशीर गवर्नर ऑफिस के बाहर तालिबान के लड़ाकों का झंडा फहराने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद ने तालिबान के कब्जे वाले दावे को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान के खिलाफ वे तब तक लड़ेंगे जब तक उनके शरीर में खून का आखिरी कतरा बचा रहेगा। तो पंजशीर को लेकर के अभी भी घमासान जारी है। एक और तालिबानी लगातार दावा कर रहा था कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो चुका है, पूरी तरह से पंजशीर अब उसके नियंत्रण में है। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि अभी भी वहां पर संघर्ष जारी है और अज्ञात विमानों के जरिए तालिबान के हवाई ठिकानों पर हमला किया गया है। और अब जो है इस तरह की खबरें सामने आने के बाद तालिबान के दावे को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सचमुच तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है? अगर कब्जा कर लिया है तो वहां पर संघर्ष अभी भी तेज क्यों है? अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही चीन और तालिबान एक दूसरे पर डोरे डाल रहे हैं और अब तालिबान ने अपने आका यानी कि पाकिस्तान की राह पर चलते हुए चीन के महत्वाकांक्षी सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनका संगठन सीपीईसी में शामिल होने की इच्छा रखता है। तालिबान के इस बयान से भारत की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि भारत इस परियोजना का हमेशा से मुखर विरोधी रहा है। मुजाहिद ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ फैज हामिद और तालिबान के सीनियर नेता मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर की मुलाकात होने वाली है। बता दें कि सीपीईसी चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई का हिस्सा है। चीन बीआरआई को ऐतिहासिक सिल्क रूट का मॉडर्न अवतार बताता है। दरअसल मध्य युद्ध में सिल्क रूट वो रास्ता था जो चीन को यूरोप और एशिया के बाकी देशों से जोड़ता था। वहीं चीन पाक आर्थिक गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। ये एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। विवादित क्षेत्र से गुजरने की वजह से ही भारत इसका विरोध करता रहा है। चीन ने साल 2015 में सीपीईसी प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, जिसकी लागत करीब 4.6 अरब डॉलर है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन की मंशा पाकिस्तान के साथ ही मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की है, ताकि भारत और अमेरिका के प्रभाव को कम किया जा सके। प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ेगा। बता दें कि तालिबान ने अब ऐसे वक्त में सीपीईसी प्रोजेक्ट से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है जब पहले से ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ उसकी मिलीभगत को लेकर कयासबाजी जारी है। कई अमेरिकी अधिकारी भी कह चुके हैं कि तालिबान के गठन में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है और अब वहां सरकार बनाने में भी इस्लामाबाद अपनी मनमानी चलाना चाहता है। तो तालिबान इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो सीपीईसी प्रोजेक्ट से जुड़े। आपको बता दें कि चीन का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान जो चीन है वो इसके जरिए जो मध्य एशियाई देश हैं वहां पर अपना प्रभाव वर्चस्व जो है वो स्थापित करना चाहता है कि भारत और अमेरिका का जो यहां पर प्रभाव है वो कम हो। लेकिन जिस तरह से तालिबान अब इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की इच्छा जाहिर कर रहा है, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से आर्थिक और राजनीतिक संबंध तालिबान भारत के साथ बनाए रखना चाहता था उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जिन परियोजनाओं का भारत मुखर विरोधी रहा है, जिनका विरोध करता रहा है, उनसे जुड़ने की इच्छा भी दूसरे
तरफ जो है वो तालिबान जता रहा है। तालिबान को कब्जा किए करीब 1 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार गठन को लेकर संगठन में खींचतान जारी है। तालिबान को उकसाने में पाकिस्तान की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है और अब खबर यह भी है कि पाकिस्तान की मदद से ही एक छोटे मोटे या यूं कह लें कि जिसे दुनिया जानती भी नहीं है ऐसे तालिबान के नेता मुल्ला हसन अखुंद को राष्ट्रपति पद पर बैठाया जाएगा, ताकि संगठन के दोनों धड़ों में हो रही उठापटक पर विराम लगाया जा सके। अभी तक अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर हक्कानी नेटवर्क के बीच सत्ता को लेकर खींचतान जारी थी। नए फॉर्मूले के तहत मुल्ला बरादर और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को उपराष्ट्रपति जो पद है वो दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराज हक्कानी को सबसे अहम गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है। वहीं तालिबान के हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा को सुप्रीम नेता बनाया जाना भी तय माना जा रहा है। मुल्ला हसन अखुंद ने 2001 में अमेरिकी सेना के आने से पहले भी तालिबान शासन में मंत्री पद संभाला है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हाल ही में हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ के काबुल दौरे पर मुल्ला हसन अखुंद के नाम पर सहमति बन गई है। ISI चीफ फैज हामिद अब वापस इस्लामाबाद भी जा चुके हैं और नजरें पूरी तरह से तालिबान के संगठन पर टिकी हुई हैं कि आखिर किसे कौन सी जिम्मेदारी वहां पर दी जाती है। तो संगठन में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है और जिस तरह से गुटबाजी देखने को मिल रही है उसके बाद जिस तरह से मुल्ला अखुंद का नाम सामने आ रहा है तो क्या उसे राष्ट्रपति बनाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।